हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे एल्के हैलाइड और एरा हैलाइड की फर्स्ट डीपीपी, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। देखिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट हमको देखने हैं। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल को, जिसको हम लोग NU से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल बेसिकली निगेटिव चार्ज आयंस कंपोनेंट होता है। निगेटिव चार्ज भी हो सकता है और साथ ही साथ में उस पे एक लोन पेयर फ्री फॉर्म पे प्रेजेंट है, ये भी हो सकता है। इसीलिए इसको हम लोग लुईस बेस भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो सकता है। तो अब जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, उसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। न्यूक्लियोफाइल आर लुईस बेस, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। न्यूक्लियोफाइल डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। अब जैसे कि हमारे पास में कोई लुईस बेस है, उस लुईस बेस को अगर हम ऐसे कार्बन एटम के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं जो कि वैकेंट फॉर्म में, यानी कि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल को प्रोवाइड करेगा, तभी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन, थर्ड कंडीशन भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही चीज़ों को समझा रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 करेक्ट है, तो ऑल आर करेक्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फॉर द फॉलोइंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिसिटी से। तो जिस भी स्पीसीज की बेसिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब बेसिसिटी फॉर्म से अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम फिर ग्रुप में और पीरियड में दोनों की तरफ देखते हैं। अगर हम पीरियड में चलते हैं तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम डिस्कस करते हैं तो उस कंडीशंस पे न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी वैल्यू जो होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। लेकिन टॉप टू बॉटम की तरफ हम जब चलते हैं, टॉप टू बॉटम की तरफ हम देखते हैं तो उस कंडीशन पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन है? Cl, Br और I है। तो Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? I माइनस की, फिर देन किसकी होगी? Br माइनस की, और फिर देन माइनस, फिर किसकी होगी? Cl माइनस। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर टॉप टू बॉटम चलते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो बेसिकली इंक्रीज करती है। तो फाइनली अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, I, Br एंड Cl। The correct order of decreasing nucleophilicity for the following। न्यूक्लियोफिलिसिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है बेसिकली वो स्पीसीज के बेसिसिटी को डिफाइन करता है। यानी कि जितनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। और बेसिसिटी जो होता है बेसिकली वो उस कंपोनेंट के एसिडिक नेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक काम कर सकते हैं, हम सभी का एसिड बना के देख लेते हैं। इसका एसिड बनाएंगे तो यहाँ क्या होगा? CH3OH होगा। यहाँ क्या होगा? ये हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा। यहाँ पर अगर डिस्कस करेंगे तो ये क्या होगा? वाटर के फॉर्म में होगा। और यहाँ पर क्या होगा? ये एसिटिक एसिड के फॉर्म में होगा। तो एसिडिक नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा? एसिडिक नेचर्स में अगर हम देखें, अगर हम हाइड्रोनियम आयन देखें, सबसे ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एसिटिक एसिड होगा। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं वाटर होगा। और उसके बाद में कौन सा होगा? CH3OH होगा। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? CH3O माइनस की होगी। फिर देन किसकी होगी? OH माइनस की होगी। यानी कि पहले आ जाएगा आपका सेकेंड, पहले एक मैं चेक कर लेता हूँ, यानी कि पहले हो जाएगा फर्स्ट के बाद में आ जाएगा आपका थर्ड यानी OH माइनस। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर उसके बाद में हम जाते हैं फोर्थ यानी कि CH3COO माइनस। एंड देन फाइनली जो हम जाएंगे वो जाएंगे हम लोग वाटर पे। ठीक है, और सीधी सी बात है कि एक न्यूट्रल है और एक निगेटिव आयंस है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा जो निगेटिव आयंस शो करता है उसकी ज़्यादा होती है। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है? ये हमें थर्ड ऑप्शन को टैली करते हुए दिख रहा है। Which one of the following has the maximum nucleophilicity? Nucleophilicity always defined by the basicity.
ठीक है, क्लियर है। तो बेसिसिटी से डिफाइन करते हैं, यानी और बेसिसिटी इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक नेचर, यानी कि वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा जिसका एसिडिक नेचर सबसे कम होगा, क्लियर। और इस कंडीशंस में अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि अगर हम यहाँ बात करते हैं तो CH3 माइनस जो होगा ये मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिफाइन करेगा। तो यानी फाइनली आंसर जो होगा हमारे पास में वो कौन सा ऑप्शन होगा, दैट्स मीन फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। Which of the following reaction is the substitution reaction? Substitution reactions का मतलब ये होता है कि A B के साथ में अगर कोई C कंपोनेंट है तो C क्या करेगा, B को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा और AC प्लस B का फॉर्मेशन करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन होता है। यानी कि एक जो सब्सटेंस होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा किसके थ्रू, किसी अदर सब्सटेंस या किसी अदर स्पीसीज के थ्रू। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बॉन्ड में हो रहा है। इसका मतलब इस जगह पर जो बेसिकली रिएक्शंस हो रही है वो एडिशन रिएक्शन हो रही है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर एडिशन शो कर रहा है, तो एडिशन रिएक्शन को शो कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर जिंक है, डाई हैलाइड फॉर्म है, तो ये क्या करता है, दोनों हैलोजन को यहाँ से रिमूव करता है, और जब ये प्रोसेस होता है तो दैट इज कॉल्ड द एलिमिनेशन प्रोसेस, ये एलिमिनेशन को शो करता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा OH जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस I को यहाँ से क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, और सब्स्टिट्यूट करेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये CH3OH यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा और I को सब्स्टिट्यूट। तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिफाइन कर रही है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए फोर्थ को भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर आपके पास में कार्बोनिल है, कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइडिक फॉर्म है, और एल्डिहाइडिक फॉर्म है तो यहाँ पर CN माइनस भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, बट ये CN न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये CN माइनस इस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, और अटैच होके ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को डिफाइन करेगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पर एडिशन। तो फाइनली आंसर हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Which of the following undergo nucleophilic substitution reaction by SN1 mechanism? देखिए SN1 mechanism में सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ SN1 होगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इथाइल क्लोराइड हमारे पास में तो C2H5Cl है। अब Cl को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से तो कार्बोकैटायन बनाएंगे तो कार्बन के ऊपर, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। दूसरा है विनाइलिक क्लोराइड। विनाइलिक क्लोराइड में अगर बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH देन Cl है। अब Cl पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट होता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट होता है तो उस जगह पर इसका लीविंग जो टेंडेंसी होती है बहुत वीक होती है। तीसरी बात करते हैं बेंजाइलिक क्लोराइड। बेंजाइलिक क्लोराइड में हमारे पास में CH2 देन Cl है। यहाँ से अगर आप इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, और ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी जो होगी सबसे ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी शो करेगा। तो बेसिकली अगर SN1 के लिए अगर कहा जाए तो सबसे बेस्ट जो शो कर रहा है वो थर्ड ऑप्शन कर रहा है। क्लोरोबेंजीन में बात करते हैं। क्लोरोबेंजीन में भी वही सिचुएशन होती है जो विनाइलिक फॉर्म में सिचुएशन होती है। यहाँ पर क्लोरीन है तो एक पाई बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर भी जनरेट होगा, जिसके कारण से यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगी यार, यानी ये कह सकते हैं, हाँ ये भी कह सकता हूँ कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो फाइनली आंसर जो हमको मिलेगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। In an SN1 reaction the configuration of the product undergoes। देखिए SN1 रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, टू स्टेप रिएक्शन होती है, और टू स्टेप रिएक्शंस में यहाँ पर इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं सपोज यहाँ पर R के साथ में अपन ने कोई CH2 देन X ले लिया।
अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, RCS2 कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब RCS2 हमारे पास में जो फॉर्म हुआ, इस CS2 में अब न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैकिंग होगी। अब न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग जो होगी वो न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग किसी भी डायरेक्शंस में हो सकती है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास में अगर कार्बोकैटायन है तो न्यूक्लियोफाइल की जो कंडीशन है वो यहाँ से भी अटैकिंग हो सकती है और बैक साइड से भी अटैकिंग हो सकती है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और जो टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसमें जो बेसिकली होता है वो रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डी भी फॉर्म होगा और साथ में एल फॉर्म भी प्रोडक्ट होगा, तो दैट इज द रेसिमाइजेशन। तो SN1 में रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारा सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Which of the following will not give precipitate with aqueous AgNO3? Aqueous AgNO3 दैट्स मीन वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है। अब नॉट प्रेसिपिटेट, विल नॉट गिव प्रेसिपिटेट है, इसका मतलब है AgBr का फॉर्मेशन प्रेसिपिटेशन में ना हो, यही तो हम कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। अब यहाँ पर सब किस पर डिपेंड करेगा कि आप किस कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, और वो रिएक्टिविटी जो हो रही है वो किस बेस पर हो रही है, किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर फैक्टर देखना पड़ेगा। तो हम एक चीज़ मान के चलते देखिएगा, यहाँ से Br तो निकलेगा ही निकलेगा, तो Br जब निकलेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पर होगी, यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो किस तरीके का है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस है, रेजोनेंस होगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो इसका मतलब ये स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, और स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि इस कंडीशंस में अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेशन अकर्स होगा। नेक्स्ट सेकंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाली कंडीशंस की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर रहा है, ओके, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब इस जगह पर बात करते हैं तो 4n+2 इज इक्वल टू यहाँ क्या फॉर्म होगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 4n इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, 0 होगा। और 4n इज इक्वल टू अगर यहाँ पर 0 हो गया तो इस कंडीशन पर ये कंपाउंड क्या है, n इक्वल टू 0, और n इक्वल टू अगर 0 हो गया तो इस कंपाउंड में इस जगह पर अगर हम बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और ये अगर एरोमेटिक हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर भी यानी स्टेबल बन गया, स्टेबल हो गया तो स्टेबल हो गया, तो यहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन जो होगा वो अकर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका रेजोनेंस हो जाएगा, और यहाँ भी रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर भी ये स्टेबल होगा, यहाँ पर स्टेबल इंटरमीडिएट होगा तो यहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन जो होगा वो अकर होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस कंडीशन पर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 4n+2 इज इक्वल टू, यहाँ साइक्लिक है तो एरोमेटिसिटी चेक करेंगे, n होगा, तो 4n इज इक्वल टू यहाँ पर 2, n इक्वल टू यहाँ हो गया 1/2। तो बेसिकली बेटा ये है क्या है, एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, यानी कि इसकी जो प्रेजेंस होती है, एग्जिस्टेंस होती है बहुत कम होगी। तो लेस स्टेबल है तो इंटरमीडिएट अगर लेस स्टेबल है तो इस कंडीशन पर ये प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो फाइनली जो आंसर होगा हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। Neopentyl bromide is allowed to react with the aqueous acetone that's mean water, the major product formed in the reaction। देखिएगा aqueous acetone ले रहे हैं तो इसका मतलब हम SN1 रिएक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, और SN1 रिएक्शंस कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटरमीडिएट देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम नियोपेंटाइल ब्रोमाइड की बात करते हैं। तो यहाँ पर CS3, यहाँ CS3, देन CS2 एंड देन Br, ये हमारे पास में नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है। अब नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है तो यहाँ से Br को आप निकालेंगे तो इस जगह पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और वो कार्बोकैटायन कैसा हो रहा है उसको देखते हैं। यहाँ CS3 है, ये CS3 है, देन यहाँ पर CS2 प्लस है। ये कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो रहा है, ये कार्बोकैटायन कैसा हो रहा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब इसके जस्ट नियरेस्ट वाले कार्ब एटम को देखो तो ये इससे ज़्यादा, यानी कि ये क्वाटरनरी कार्बन एटम है, और अगर मैं किसी CH3 को अगर रिप्लेस करता हूँ तो ये टर्सरी कार्बन एटम में डिफाइन हो सकता है। तो यहाँ पर जो होता है मिथाइल शिफ्टिंग होती है, मिथाइल शिफ्टिंग करता है, और मिथाइल जो शिफ्टिंग है
वो बेसिकली यहाँ पर रीअरेंजमेंट को शो करता है, रीअरेंजमेंट को शो करता है। और ड्यू टू द रीअरेंजमेंट CH3 देन CH3 देन CH2 CH3 ये प्रोडक्ट ये इंटरमीडिएट बनाता है और यहाँ पर ये कार्बोकेटायन, यानी कि कौन सा कार्बोकेटायन है, टर्सरी कार्बोकेटायन है। और टर्सरी कार्बोकेटायन में अब वाटर का यहाँ पर एडिशन होगा, तो फाइनली जो OH ग्रुप लगेगा वो OH ग्रुप इस कार्बन एटम के ऊपर ही लगेगा, तो ये प्रोडक्ट फाइनली यहाँ पर बनेगा। तो देखिएगा ये कौन सा ऑप्शन हमें डिफाइन कर रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो ये हमें सेकेंड ऑप्शन को बता रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। Reaction of alkyl halide with ethanolic KCN predominantly gives। देखिए KCN के साथ में जब भी हम alkyl halide की रिएक्शन करते हैं, KCN दैट इज द आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड होने के नाते यहाँ पर Cn माइनस और K+ में ये ब्रेक होता है। अब Cn माइनस जो यहाँ पर है वो एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल, या न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है और इस X को सब्स्टिट्यूट करता है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ से X को निकालेगा और X को निकालने के बाद में ये RCN यानी एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन करता है। एल्किल साइनाइड भी इसको बोल सकते हैं और इसको हम लोग नाइट्रिल फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो ये एल्किल साइनाइड देखिए हमें दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड विथ एन एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड दैट्स मीन AgCN। AgCN जो होता है वो कोवलेंट कंपाउंड होता है, कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि आयंस में ये ब्रेक नहीं होता। तो इसकी रिएक्शंस हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, तो यहाँ पर जो N पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके थ्रू ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, तो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है N जो टर्मिनल है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस X को सब्स्टिट्यूट करता है और फाइनली यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो RNC एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। तो एल्किल की जगह मिथाइल ले रहे हैं, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि सेकेंड ऑप्शंस को ये डिफाइन करेगा। द रिएक्शन गिवन एग्जाम्पल ऑफ, अब देखिएगा ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर OH माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पहली चीज़ है। दूसरी बात है यहाँ पर आप प्रोडक्ट देखिए Cl किस साइड लगा है, इस साइड लगा है, बाकी में कहीं कोई चीज़ नहीं हो रहा है, एज इट इज़ है। और यहाँ पर OH जो इस साइड लगा है, इसका मतलब है ये इनवर्जन प्रोडक्ट बना रहा है। और इन्वर्जन प्रोडक्ट जब भी फॉर्म होता है तो वो SN2 में होता है। तो इसकी दो कंडीशंस होती है, एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर यूज करते हैं और प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोडक्ट कैसा बनता है, इनवर्जन बनता है। तो प्रोडक्ट जो बनता है इनवर्जन देखते हुए दिख रहा है कि ये सेकेंड SN2 यानी कि न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट विल बी, अब देखिएगा ये हमारे पास में आपके सामने यहाँ पर OH माइनस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और नीचे लिख भी दिया SN2 रिएक्शन है। अब SN2 रिएक्शन है, इसका मतलब है यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनवर्जन प्रोडक्ट बनेगा। अब इन्वर्जन प्रोडक्ट जो बनेगा उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, यानी कि इस Br को ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा और OH इस जगह पर आएगा। अब इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब रिवर्स बन रहा है। अब इस रिवर्स को कैसे समझ सकते हैं, अब फोर्थ ऑप्शन में हम कैसे इसको डिफाइन करें कि यार ये रिवर्स है, तो इसको डिफाइन करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब एक काम करो, यहाँ पर RS कॉन्फ़िगरेशन को चेक करो। RS कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग चेक कैसे करते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग चेक करते हैं पीरियोडिक ऑर्डर के बेस पर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बेस पर। तो जैसे कि मैं एटॉमिक नंबर के बेस पे, मास नंबर के बेस पे बात करूँ तो सबसे लेसर जो एटॉमिक नंबर है वो हाइड्रोजन का है, तो उसको फोर्थ कह रहा हूँ। Br का सबसे ज़्यादा हो गया, 1 हो गया, ये जो पूरा टर्मिनल हो गया, ये पूरा टर्मिनल हो गया, इसको मैंने सेकेंड बोल दिया और देन ये थर्ड है। अब आप देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि फोर्थ हमारे पास इधर रखा है, 1 हमारे पास इधर है, 3 इधर है, 2 इधर है, तो 1 2 3 यानी ये फॉर्म बना रहा है, दैट्स मीन S। ये कौन सा फॉर्म है, S, तो S है। अब लेकिन फोर्थ का लेफ्ट साइड है, फोर्थ लेफ्ट तो राइट साइड में होता है, तो S को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, R में, यानी कि ये R फॉर्म है।
अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि वो प्रोडक्ट देखना है जिसमें हमारे पास में एस फॉर्म होना चाहिए। अगर ये आर है तो एस होना चाहिए और एस है तो फिर आर होना चाहिए। तो चलो यहाँ से चेक करते हैं। देखिएगा ये 1 हो गया हमारे लिए, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से चेक करते हैं तो 1 2 3, ये देखिए एस फॉर्म है तो एस फॉर्म नहीं होगा, तो ये आर फॉर्म है। तो आर फॉर्म है तो क्या ये इन्वर्जन है? क्या ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है? तो इन्वर्जन प्रोडक्ट नहीं है, तो फाइनली ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं। अब यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो ये ऑप्शन कौन सा है हमारे इसमें, ये कौन सा बोलते हैं? ये 4th बोलते हैं। ये कितना बोलते हैं? 1। ये कितना है? 2। ये कितना है? 3। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3। तो ये कौन सा हो जाएगा? आर दिखा रहा है, बट आर की जगह अपन को क्या डिफाइन करेंगे? एस। तो अगर ये हमारा आर है तो आर का ही इन्वर्जन कौन सा होगा? एस। या फिर एस है तो एस का इन्वर्जन कौन सा होगा? आर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो इस फॉर्म को करेक्ट डिफाइन कर रहा है। Which of the following is the most reactive toward SN2 reaction? SN2 reactions में ट्रांजिशन स्टेट डिफाइन होती है, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट जो डिफाइन होती है वो कैसी डिफाइन होती है? जितनी ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर डिफाइन होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही यहाँ पर रेट को फॉलो करेगा। अब ट्रांजिशन स्टेट में देखो सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, पहले उसको देखो। यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, तो सब्स्टिट्यूशन किस? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? नेचुरल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये कंडीशन यहाँ पर है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक करेगा। तो जिस जगह पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए उसकी चार्ज इतना ज़्यादा होगा, यानी जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल रेट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये इस पॉइंट से डिफाइन किया जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होगा, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होगा? तो -I -M ग्रुप अगर लगे होंगे तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देख लें तो इस कंडीशन पे NO2 में -I -M लगा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है। तो ड्यू टू द पोलराइजेशन इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा न्यूक्लियोफाइल की रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पर Cl देख लो, ये -I शो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर +M भी शो कर रहा है। और इस कंडीशंस में -I जो होता है वो +M से बड़ा जरूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसके इफेक्ट को क्या करेगा? कम जरूर करेगा। तो बेटर अगर बात करें तो बेटर ऑप्शन हमारे पास में कौन सा दिख रहा है? 4th ऑप्शन दिख रहा है। Which of the final product of the given reaction? देखिएगा हमारे पास में ये प्रोडक्ट बताना है हमको, और प्रोडक्ट बताना है तो हमारे पास में क्या है? एक फिनॉल है और साथ में CH3I है। अब फिनॉल और CH3I है, तो इस जगह को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कंडीशन पे देखिएगा ये बेस है तो ये एसिड है, तो बेस और एसिड आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, यानी एसिडिक नेचर H को यहाँ पर रिमूव कर लेगा, तो यहाँ पर ही बनेगा फिनॉक्साइड आयन। क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू द रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ये स्टेबल। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन होगा ये कैसा वर्क करेगा? एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किस पर अटैक करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? इस कार्बन एटम पर करेगा। तो यहाँ से जो I होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा तो यहाँ से I निकल जाएगा और इसके साथ अटैक करेगा, तो ये ईथर का फॉर्मेशन करेगा। तो फाइनली यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो एनिसोल का होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा 3rd ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये रही आज की DPP। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट DPP के साथ।